कर लेते हैं देश के, चूंकि कई राज्यों में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत ऐसा कहर बरपा रही है कि इंसानी जिंदगी खौफजदा है। मानसून का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानें, मकान, सोसाइटी सब इस वक्त पानी पानी है। तो वहीं मुंबई के भांडुप में भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जबकि खोपोली के में ज़ेनिथ वाटरफॉल में तेज बहाव आने से कई लोग फंस गए। ये बारिश के बाद का मंजर और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भांडुप की ये तस्वीरें आप जहां देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा इस कदर भयावह था कि जो पूरा का पूरा ढांचा है वो बारिश की वजह से कमज़ोर हो गया और एकाएक ताश के पत्तों की तरह गिर गया। और वहीं गुजरात में भी मानसून ने एंट्री की है और साथ ही तबाही मचना शुरू हो चुका है। अहमदाबाद, जूनागढ़ में बारिश और जल भराव के चलते हालात बेहद खराब हैं, लेकिन मुंबई में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब आपको मुंबई के खपोली के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक वाटरफॉल के करीब अचानक ही बहुत तेज़ पानी आ गया, जिसके चलते इस तेज़ धार में लोग फंस गए थे। दरअसल लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक लगातार बारिश होती रही। बारिश हुई तो जो नाला था वो उफान पर आ गया, उसमें जलस्तर बढ़ गया। अब ऐसे में लोग वापस आ नहीं पा रहे थे। प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर फिर प्रशासन की टीम पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद के साथ फिर लोगों को बाहर निकाला गया। अब मुंबई की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक शख्स नाले में गिर गया था। अब नाले में गिरने के बाद उसको बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम ने रस्सी फेंककर किसी तरह से इस व्यक्ति को संभाला और उसके बाद रस्सी के सहारे इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया पानी में। अब मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही मची। अब घाटकोपर की तस्वीर, घाटकोपर की तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। पेड़ जो है वो गाड़ियों पर गिर गया और जिससे गाड़ियों को काफ़ी क्षति पहुंची है। ये आप देख सकते हैं, पेड़ के नीचे 4 गाड़ियां दबी हुई हैं। हालांकि इससे पहले एक घटना मुंबई की है, जहां एक पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं घाटकोपर की आपके सामने है। मानसून जिस कदर से मुंबई में इस वक्त बरस रहा है, उसकी वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, वहीं जगह जगह जो पेड़ लगे हैं वो देखिए किस तरह से जड़ से उखड़ के ही गाड़ियों के ऊपर गिर जा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर घाटकोपर की सामने आई, यहाँ 4 गाड़ियां पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे चारों गाड़ियों को नुकसान हुआ है। लोगों ने जब इस तरह के हालातों को देखा तो वो मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। सबसे पहले ये देखने की, जानने की कोशिश की गई क्या इन गाड़ियों में कोई मौजूद तो नहीं था, और जब पाया कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से खाली थी, इनमें कोई मौजूद नहीं था, तो फिर उसके बाद पेड़ को काट के हटाने का काम शुरू हुआ ताकि यहाँ से गाड़ियों को निकाला जा सके और जो भी ट्रैफिक रुका है उसे सुचारू किया जा सके। ये उस वक्त की टीमें हैं जब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची थी और देखिए किस तरह से पेड़ को काट के रास्ता खाली कराया जा रहा है। अब ये विरार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वसई विरार की। यहाँ पर पानी इतना भर गया कि जो आम डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके लिए अपने गंतव्य से डेस्टिनेशन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए जो जहाँ था वो वहीं का वहीं फंसा रह गया। सड़कों में आपको घुटनों से ऊपर लबालब पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। और ये एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ लोग इस फैक्ट्री में फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए बोट की मदद से टीमें पहुंची। उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश अभी भी हो रही है, पानी का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बारिश में लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से मुंबई के अंदर जो सड़कें हैं उस पर वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ गई है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पानी भर जाने की वजह से मुंबई में इस वक्त जो ट्रैफिक है उसका हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके, चाहे वो हिंद माता हो, अंधेरी सबवे हो, दादर हो, ये सब वो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसी बीच मुंबई के वर्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भर चुका है, जल जमाव देखा जा रहा है और लोगों को परेशानी तो जाहिर सी बात है हो रही है। हालांकि आज संडे का दिन है, दफ्तर जाने वाले लोगों की संख्या ज़रूर कम होगी, लेकिन जो भी लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकल रहे हैं उन्हें इस बारिश से दो चार होकर जाना पड़ रहा है।
वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में सुबह सुबह रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम है, लेकिन लोगों की समस्या बरकरार है। तो पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार, क्योंकि ये घाट का इलाका है और जाहिर सी बात है घाट का इलाका है तो यहाँ तेज़ बारिश भी होती है और जो मौसमी नाले और नदी होते हैं उसमें अचानक पानी भर जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लोनावला खंडाला घाट भी पिंपरी चिंचवाड़ के बहुत ही करीब पड़ता है और इस इलाके में जब बारिश हुई तो अचानक ही यहाँ पर स्थिति बाढ़ जैसी होने लगी है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और घाटों में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पानी नीचे की ओर लगातार बह रहा है। गुजरात की सूरत की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। भारी बारिश के कारण बारडोली के बोधन गांव के पास वाया क्रीक पर बना डायवर्जन रोड बह गया। उस बही हुई रोड की इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है कि ये पानी अपने साथ सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह से बहा ले गया और इस सड़क के बह जाने से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। सूरत में भारी बारिश से तापी नदी इस वक्त तूफान पर है और नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुल के ऊपर से ये नदी का पानी बहता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल को फिलहाल बंद कर दिया है, जो जरूरी भी है। देश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही हर तरफ तबाही का मंजर है। भारी बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। भारी बारिश ने बाढ़ का अलर्ट का अलार्म ऑन कर दिया है। भारी बारिश से शहर की सड़कें गायब हैं, कॉलोनियां टापू बन गई हैं। देश में मॉनसून के आते ही हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। भारी बारिश ने मुंबई की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। कभी न रुकने वाली माया नगरी भारी बारिश के चलते पूरी तरह ठप है। शनिवार को भांडुप में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो गया। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते कंस्ट्रक्शन साइट का सामान गड्ढे में समा गया। सड़क का लगभग 100 बाई 100 फीट का हिस्सा उस जगह पर धंस गया जहाँ पहले से ही खुदाई का काम चल रहा था। सड़क धंसने के कारण वहां खड़ी एक गाड़ी बड़े गड्ढे में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई इंसान नहीं आया। महाराष्ट्र के खोपोली में जेनिथ वाटरफॉल पर पानी के तेज बहाव में कुछ टूरिस्ट फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग वाटरफॉल को पार नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद बिहारी ठाकुरबाड़ी के ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से सभी को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद खोपोली पुलिस ने पर्यटकों के लिए जेनिथ वाटरफॉल को बंद कर दिया है। मुंबई में एक आदमी दहीसर नदी में गलती से गिर गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भारी बारिश के चलते एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में 4 गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि इसकी चपेट में इंसान नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएमसी से इस पेड़ को लेकर पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा बारिश में पेड़ गिर गया। हमारा मैनेजर ने 8 दिन पहले कंप्लेंट किया था और बीएमसी वाला आया
वो कंप्लेंट लिख के अपना इसका और आम का पेड़ का वो लिख के लेके गया। उसके बाद में वो लोग खुद आए नहीं। अभी 4 गाड़ी को नुकसान हो गया है। मैं 10 गाड़ी को पहले निकल चुका था क्योंकि मैं इधर ही खड़ा था। फिर मैं खाना खाने गया, फिर ये 2 गाड़ी लग गया, फिर वो हो गया उन लोगों का काम। कोई इंजर्ड हुए? कोई नहीं। वहीं नवी मुंबई इलाके में भारी बारिश की वजह से बेलापुर गांव में एक जर्जर इमारत की बालकनी गिर गई। इधर वसई विरार में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। इलाके में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां डूबी हुई है। वसई के मधुबन में भारी बारिश के चलते दर्जनों गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग अपनी गाड़ियों को निकालने में लगे हैं। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की जल समाधि ही नजर आएगी। शनिवार को वसई कामन सरजा मोरी इलाके में चल रहे LNT के काम के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और NDRF की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश की वजह से मुंबई के पॉश इलाकों की सोसाइटियों और दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सोसाइटियों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अंधेरी इलाके में भारी बारिश के बाद 2 फीट तक पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई। ऐसे में मुंबई पुलिस के जवान आम लोगों के लिए देवदूत बन रहे हैं। अंधेरी इलाके में भी मुंबई पुलिस की एक महिला सिपाही ने एक बच्चे को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई का अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सबवे के आसपास के इलाके में बारिश का पानी भर गया है। दुकानों और सड़क पर पानी का बहाव तेज है। फुटपाथ पर कई जगह ड्रेनेज लाइन के ढक्कन पानी के प्रेशर की वजह से खुल गए हैं। दुकान और गोडाउन में पानी भर गया है। मुंबई में लोकमान्य टर्मिनल के बाहर भी भारी बारिश से सड़क दरिया बन गई है। स्टेशन के सामने 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे का भी हाल मुंबई जैसा है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका दरिया बन गया है। सड़कें तालाब बन गई है। घरों, दुकानों में पानी भर गया है। हालात इतने खराब हैं कि JCB से नालों के ढक्कनों को हटाया जा रहा है, जिससे पानी निकल सके। कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण परेल समेत कई निचले इलाकों की सड़कें जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। मुंबई के उपनगरीय इलाकों दादर, अंधेरी, बांद्रा के साथ साथ पालघर में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जाम जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। वहीं गुजरात में मानसून ने एंट्री के साथ ही आफत मचा दी है। अहमदाबाद में शनिवार को मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाके दरिया बन गए। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद हुसैनाबाद के पास पुल बह गया, जिसकी वजह से सोमनाथ से द्वारका जाने वाले मंगरौल हाईवे बंद हो गया है। पुल बहने से यातायात पूरी तरह ठप है। मंगरौल के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं राजस्थान में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार की शाम जैसलमेर में मानसून की पहली बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे, पालघर में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 183 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं मुंबई में पूर्व उपनगर में रिकॉर्ड 216 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज सुबह से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश रुकने से अब मुंबई के निचले इलाकों से धीरे धीरे पानी निकलने का काम शुरू हो रहा है। मुंबई शहर के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल मुंबई शहर में बारिश थमी हुई है। देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते निचले इलाकों में कल जिस तरीके से जलमग्न वाली स्थिति थी वो इस वक्त नहीं है। हम अंधेरी सबवे पर इस वक्त खड़े हैं। कल जिस तरीके से पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था, पूरा इलाका जलमग्न था, लेकिन इस वक्त पानी का स्तर पूरी तरह से नीचे हो चुका है, यानी कि पानी अब इस इलाके में नहीं है और
यातायात पूरी तरह से सुचारू ढंग से जारी है। ठीक यही स्थिति मुंबई के जो बाकी के निचले इलाके हैं वहाँ पर भी पानी इस वक्त नहीं है और ट्रैफिक वहाँ पर सुचारू ढंग से चल रहा है। बात करें ठाणे और पालघर जैसे ज़िले की तो वहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी है, जिसके चलते निचले इलाकों में वहाँ कई जगहों पर पानी की भरने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल मुंबई के जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। रेलवे यानी कि पश्चिम रेलवे हो या फिर हार्बर लाइन हो या सेंट्रल लाइन वो नियमित रूप से चल रही हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो मुंबई शहर में तकरीबन 183 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और पश्चिम उपनगर में 185, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई के पूर्व उपनगर में हुई है। 216 मिलीमीटर बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की है। आज दिन भर के लिए भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसके चलते बीएमसी हाई अलर्ट पर है। सभी कर्मचारी मौके पर तैनात हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी नागरिकों से ये अपील की है कि ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना घर पर ही रहें और सतर्कता बरतें। इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सीसीटीवी में लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनई और उसके साथी की तस्वीर कैद हुई है और तस्वीर सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को कल देर शाम घेर लिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी आतंकवादी के मारे जाने की या पकड़े जाने की खबर नहीं है। गोलीबारी कल रात को रुकी है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिलिटेंटों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन कल दोपहर उस वक्त लॉन्च किया गया जब सीसीटीवी में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंटों की तस्वीरें सामने आई और जैसे ही तस्वीरें कैप्चर हुई उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि कैप्चर हुई तस्वीरें लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर और उसके एक और साथी लतीफ की है। लतीफ वर्ष 2025 से एक्टिव है और जाकिर वर्ष 2024 से सुरक्षा बलों के राडार पर है और लगातार उससे ट्रेस करने के लिए कहीं बड़े ऑपरेशंस अब तक चलाए गए हैं। और कल जैसे ही उसकी तस्वीर सीसीटीवी के जरिए सामने आई उसके बाद ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया और जैसे ही हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया, उस दौरान मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ गोलियां चली। हालांकि अंधेरे का समय था, ऑपरेशन रात भर होल्ड पे रखा गया। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दोबारा निकली, दोबारा ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं है और कल रात से अभी तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो नहीं हुआ है, बल्कि सर्च ऑपरेशन जो है आसपास के इलाकों में बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों की ये पहली कोशिश थी कि आसपास का जो इलाका है, जो रिहायशी इलाका है और पास में कहीं बड़े सेबों के बाग है, बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है उन सेबों के बागों की तरफ गए हैं जो पहले एक रिहायशी इलाके में थे। इसलिए फिलहाल ऑर्चर्ड्स के साथ साथ जो है रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास का जो रिहायशी इलाका है वहाँ उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है ताकि एनकाउंटर के दौरान अगर कुछ होता है तो कोई जानी नुकसान न हो। इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी आ रही है। यहां पुलिस ने एनकाउंटर में 1-1 लाख के 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने इस जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर को अंजाम दिया। मारे गए दोनों बदमाशों के नाम प्रवेश और हिमांशु है। दोनों हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे। फांसी में जिम में संचालक कपिल की दिन दहाड़े हत्या के मामले में दोनों ही वांटेड थे। दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों बदमाश हथियारों से लैस होकर किसी अपराध को ही अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को घेरा। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच दोनों तरफ से गोलियां भी चली। गोलीबारी में दोनों आरोपियों को एक गोली लगी, एक पुलिस वाला भी घायल हुआ। घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों बदमाशों की मौत हो गई, जबकि घायल पुलिस वाले का इलाज किया जा रहा है। तो यही वो तस्वीर है जहां पर जिम के ट्रेनर को, मालिक को गोली मार दी गई थी
और उसके बाद लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। देखिए कैसे दिन दहाड़े बाइक से दोनों हमलावर आए थे और 11 जून की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको ऊपर डेट भी नजर आ रहा है कि किस तरह से जिम का जो ट्रेनर था, मालिक था, वो बाहर अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी पीछे से बाइक सवार आया, नकाबपोश था, उसने सीधे पॉइंट ब्लैंक से बहुत करीब से गोली मारी। अब देखिए, अब ये दोनों जो शूटर्स आपको दिख रहे हैं इस लाल घेरे में, और वहां पर आप देखिए जो गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं, एक बाइक पर था, दूसरे ने गोली चलाई थी। ये दोनों ही मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया था पुलिस की ओर से। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों जो है बदमाश है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, किसी अपराध को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने जब इनको रोकने के लिए कहा तो रुके नहीं, पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब अभी कार्रवाई में इनको गोली लगी, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। पिछले महीने हांसी में 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक कपिल नामक व्यक्ति की हत्या की थी। कपिल हांसी में जिम ऑपरेट करता था। इस संदर्भ में सिटी हांसी में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो वारदात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मुख्य शूटर ने की है। परवेश और हिमांशु, दोनों पे 1-1 लाख का इनाम था। और आज काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट के इंचार्ज मंजीत को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, जो इन्फॉर्मेशन एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट इंचार्ज राकेश के साथ शेयर की गई। उस इन्फॉर्मेशन को जब फर्दर डेवलप किया तो पता लगा कि इन दोनों वांटेड शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुनेशन है और ये किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोनों टीम, इंस्पेक्टर मंजीत की और राकेश की, दोनों ने इन शूटर्स को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में हमारी दोनों टीम की पुलिस ने भी फायर किया, और जिसमें हमारी पुलिस की टीम के एक कांस्टेबल को पैर में गोली लगी और 4 पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिसमें दोनों शूटर्स भी इंजर्ड हुए। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद वीटी की गई और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाया गया, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। वहाँ पे जो भी शूटर्स थे दोनों, उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, और जो हमारा कांस्टेबल था उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे रेफर किया गया। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस आज अयोध्या जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज पुलिस अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव और करुणेश पांडे से पूछताछ करेगी, और इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश रिकवर किया गया था। इससे पहले पुलिस अविनाश शुक्ला को 13 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को अविनाश से काफी कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिशों में भी जुटी हुई है। चढ़ावा चोरों पर अयोध्या पुलिस का शिकंजा। जेल में होगी 5 चढ़ावा चोरों से पूछताछ। अविनाश ने खोल दी चढ़ावा चोरों की कुंडली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से रिमांड में हुई पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले। सूत्र बताते हैं कि अविनाश ने एक तरह से चढ़ावा चोरों की अपनी मंडली की पूरी कुंडली ही पुलिस के सामने खोल कर रख दी है, जिसके बाद अब आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जेल में 5 और आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। पुलिस आज अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से जेल में पूछताछ करेगी। मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के स्पेशल जज रजत वर्मा की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें जेल में बंद इन 5 आरोपियों से पूछताछ की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। इन आरोपियों में से अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं उसके रिश्तेदार लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए मिले हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से पुलिस को 1 लाख रुपए कैश मिले थे। साथ ही करुणेश पांडे से 18,07,063 रुपए और टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव से 2 लाख रुपए की रकम बरामद हुई थी।
सूत्रों की माने तो पुलिस को इन आरोपियों की कई संपत्तियों और चोरी की रकम के बारे में जानकारी मिली है। यही वजह है कि पुलिस अब इन आरोपियों से जेल में ही पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले पुलिस ने अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान अविनाश ने पुलिस को उस जगह की जानकारी दी है जहां ये सभी चढ़ावा चोर चोरी की रकम का बंटवारा करते थे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। और सूत्रों की माने तो अविनाश ने बाकी आरोपियों की चढ़ावा चोरी में क्या भूमिका थी, इसका भी खुलासा किया है। यही वजह है कि आज 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी और जिसके बाद इनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आगे पूछताछ के बाद इनकी एक एक करके पुलिस कस्टडी भी ली जा सकती है। इस बीच खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद जेल में बेहद डरे हुए हैं। अयोध्या पुलिस के सूत्रों के माने तो किसी भी आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आरोपियों को इस तरह की चोरी की प्लानिंग करने का कोई तजुर्बा नहीं था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कब से चढ़ावा चोरी हो रहा था और किसके कहने पर चोरी की शुरुआत हुई। चढ़ावा चोरी केस का मास्टरमाइंड कौन है? सूत्रों की माने तो पुलिस को आरोपी अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। अविनाश को चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखा गया था। बाकी आरोपियों में से ज्यादातर के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस चंपत राय के बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों की माने तो अयोध्या पुलिस जल्द ही ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी। अभी तक अयोध्या पुलिस ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा से सवाल जवाब नहीं किए हैं। इन दोनों पर ही राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी थी। अब इनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। चंपत राय से पहले एसआईटी ने पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और अयोध्या पुलिस ने भी राम जन्मभूमि थाने की पुलिस ने, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए थे मंदिर के अंदर जाके। इसके साथ ही अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से एसआईटी ने दोबारा से अयोध्या पहुंचकर पूछताछ की है। अनिल मिश्रा से परसों पूछताछ हुई थी और कल अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव दोनों से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों का यह कहना है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको चोरी की जानकारी हाल फिलहाल में ही मिली थी, लेकिन जो सूत्र है उनका यह कहना है कि जितने भी आउटसोर्स कैशियर्स को लगवाया गया था, एसबीआई बैंक को रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा ने किया था और टिन्नू यादव भी, सबसे ज्यादा टिन्नू यादव को जिम्मेदारी दी हुई थी अनिल मिश्रा ने कि मंदिर में जो भी देखरेख का काम है, जो गणना का काम है, वो सब कुछ टिन्नू यादव के भरोसे छोड़ा हुआ था। अब क्योंकि अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से पूछताछ चल रही है, इनके स्टेटमेंट को एक बार, इनके स्टेटमेंट जब पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। फिलहाल अयोध्या पुलिस आरोपियों के बयान और मिले सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है,
जिससे ये साबित हो सके कि आखिर मंदिर से कितनी रकम चोरी की गई और इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अहम मीटिंग होने वाली है और उससे पहले फुल एक्शन दिख रहा है। चढ़ावा चोरों के खिलाफ एफआईआर और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तैयारी चढ़ावा चोरी में शामिल उन पावरफुल लोगों पर शिकंजा कसने की है जिनकी भूमिका चढ़ावा चोरी केस में संदिग्ध मानी जा रही है। और यही वजह है कि 6 जुलाई को होने वाली मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग से पहले जांच को एक ठोस नतीजे तक पहुंचाने के लिए एसआईटी लगातार एक्शन कर रही है। 2 दिनों तक अयोध्या में जांच के बाद टीम शुक्रवार देर रात लखनऊ वापस आ गई है। इन 2 दिनों में एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा से सबसे ज्यादा पूछताछ की, तो वहीं पर गोपाल राव और बैंक स्टाफ के साथ कुछ सेवादारों से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। चढ़ावा चोरी केस में कहां तक पहुंची जांच, किस किस पर आंच। एसआईटी का ऑपरेशन 6 जुलाई, अयोध्या से टीम लखनऊ आई। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग पर निगाहें, 6 जुलाई की बैठक में क्या होगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की होने वाली मीटिंग से पहले फुल एक्शन में है। चढ़ावा चोरों के खिलाफ एफआईआर और 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने वाली योगी सरकार की एसआईटी टीम अब चढ़ावा चोरी केस में बड़ी मछलियों को कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि 6 जुलाई की मीटिंग से पहले जांच को एक ठोस नतीजे तक पहुंचाने के लिए एसआईटी टीम का एक्शन लगातार जारी है। 2 दिनों तक अयोध्या में जांच के बाद टीम शुक्रवार देर रात लखनऊ वापस आ गई। 6 तारीख की जो बैठक होनी है, उस बैठक में साफ तौर पर जो कोषाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है, फाइनल फाइंडिंग्स को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। चंपत और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के अलावा एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है उसको भी बताया जाएगा। तो अब पुलिस की कोशिश लगातार यही है कि इस मामले में अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो जेल में हैं, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही एसआईटी की टीम चंपत राय, अनिल मिश्रा, साथ ही गोपाल राव का इस पूरे चंदा चोरी में क्या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है, उसको भी रिकॉर्ड पर लेने की तैयारी कर रही है। चढ़ावा चोरी केस के बाद पहली बार 6 जुलाई को होने वाली मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में एसआईटी की अब तक की फाइंडिंग्स पर चर्चा होगी। लिहाजा एसआईटी ने अयोध्या में अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की। कुछ बैंक वालों और सेवादारों से भी पूछताछ हुई। चढ़ावे के पैसे की गिनती के तरीके, निगरानी पर सवाल हुए। काउंटिंग करने वाले लोग कैसे रखे गए, क्यों रखे गए, इस पर भी सवाल हुए। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा मंदिर में कैश में आने वाले चढ़ावे का मैनेजमेंट देखते थे, इसलिए चढ़ावे चोरी में एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद जांच के लिए अयोध्या पहुंची एसआईटी टीम ने इस बार अनिल मिश्रा से सबसे ज्यादा पूछताछ की। और हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 21 साल के युवक की हत्या के मामले में मृतक मोनू की पत्नी और हत्या में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी तनु ने अपने पति मोनू की हत्या इसीलिए करा दी क्योंकि उसका पति उसके प्रेमी के बीच बाधक बन रहा था। जी हां, और इसी के बाद पत्नी तनु ने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर अपने पति मोनू को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। रेवाड़ी में युवक की हत्या का ये मामला 8 जून का है। पुलिस के मुताबिक मोनू 8 जून की रात करीब 10 बजे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर दवाई लेने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। जांच के दौरान 10 जून को नहर से मोनू की बॉडी बरामद हुई। उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी नहर के पास से ही मिली, जिससे शुरुआती तौर पर मामला नहर में डूबने का लगा। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मर्डर के एंगल से इस मामले में जांच शुरू की और जांच के दौरान मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच 49 फोन कॉल्स के रिकॉर्ड सामने आए और फिर शक की सुई मृतक की पत्नी तनु की तरफ घूम गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद मोनू की हत्या में शामिल मृतक की पत्नी तनु और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेमी सोनू और उसका दूसरा साथी अमन अभी भी फरार है। 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गांव में आया
तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई। अब तक के अनुसंधान के अनुसार अभी कल ही इनकी शाम की अरेस्टिंग हुई है, अभी और भी गहनता से जांच की जाएगी। अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये है कि ये कसौली में आए ये 2 लड़के थे जिनका नाम है हरिओम और अमन। इन्होंने इसको पकड़ के इसका मुंह दबाया और उसके बाद इनको लगा कि ये मर चुका है या बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में आ गया, तो उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। एग्जैक्ट इनको ये नहीं पता कि उस टाइम पर मर चुका था या नहीं, पर इनके अनुसार इन्होंने ये सोचा कि ये मर चुका वो, और आगे अभी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी एफएसएल से, उन पे क्लियर हो जाएगा कि वो मरने से पहले फेंका गया या बाद में फेंका गया, वो सारी चीज़। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। नितिन नवीन आज बीजेपी संगठन के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इसके साथ ही यूपी एनडीए के नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग होगी। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों और सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव है। साथ ही नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। शाम में बीजेपी संगठन की बैठक में वो शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में नितिन नवीन ने 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया। नवीन ने कहा, हमें आपस में लड़ने के बजाय विपक्ष से लड़ना है। खबर दिल्ली से सटे नोएडा से है, जहां सेक्टर 18 की मल्टीलेवल पार्किंग से कूदकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। ये घटना बीती रात की है। मृतक महिला की पहचान सीतू तलवार के रूप में हुई है। पुलिस ने जब सीतू तलवार के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि सीतू लंबे वक्त से डिप्रेशन की शिकार थी और वो इससे पहले भी 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। इस वक्त एक खबर लखनऊ के हैदरगंज चौराहे से आ रही है, जहां कार से रॉन्ग साइड आ रहे युवक को रोकना होमगार्ड को भारी पड़ गया। युवक ने कार से उतरकर होमगार्ड के साथ पहले बहस की, उसके बाद मारपीट पर उतर आया। होमगार्ड को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हाथापाई का वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर पुलिस अब शख्स की तलाश में जुटी हुई है।